Good morning, class. Today we are going to discuss Hindu editorial on Financial Action Task Force. So first of all, we will discuss what is this FATF, Financial Action Task Force, and what is the relevance of this in today's world. आज हम लोग हिंदू के एडिटोरियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर बातचीत करने वाले हैं और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान अभी भी FATF के ग्रे लिस्ट में है और कैसे FATF एक प्रभावी संस्था के तौर पर कार्य करती है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि FATF क्या है, व्हाट इज़ FATF। सो इट्स फुल फॉर्म इज़ फाइनेंशियल एक्शन task force. Financial Action Task Force. It is an intergovernmental organization. यानी कई देशों के मिलने से ये अंतर देशीय संस्था है जिसका निर्माण 1989 में पेरिस में किया गया था और ये G7 कंट्रीज़ ने इसमें इनिशिएटिव लिया था। G7 का मतलब है कि जो दुनिया के 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं जिसके अंदर ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका है, कनाडा है और जापान। ये 7 देशों की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तब थी 1989 में। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है ना, और उसके लिए उपाय सुझाना। लेकिन 2001 में जब WTC पर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ 2007 में, तो इसके मैंडेट को और बढ़ाया गया। इसमें टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के प्रयास किए गए हैं। सो इन 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड टेरर फाइनेंसिंग स्पेशली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9/11 दैट इज़ अटैक ऑन WTO। सो उसके बाद से ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को उसको मॉनिटर करती है और उसके अकॉर्डिंग दुनिया के देशों को 2 लिस्ट में कैटेगराइज करती है। एक है ब्लैक लिस्टेड और दूसरा है ग्रे लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है कि दीज कंट्रीज़ आर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेररिस्ट कंट्रीज़, यानी ऐसे देश जो कि ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं FATF की, उनको ये कहा जाता है कि वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, इनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए ऐसे देशों को आतंकवादी देश करार दिए जाते हैं। दूसरा है ग्रे लिस्ट, जहाँ पे कि जिसको ऑफिशियली अदर मॉनिटर्ड ग्रुप कहा जाता है। अदर मॉनिटर्ड ग्रुप का मतलब ऐसे देशों को निगरानी की सूची में रखा जाता है और जहाँ पे कि टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का सटीक जवाब FATF को नहीं मिलता है, तब जाकर उनको ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। जहाँ तक बात है सदस्यता की, तो अभी 39 कंट्रीज़ इसके क्या है, मेंबर है। टोटल 39 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस फ्रांस के अंदर आता है। ठीक है, हर साल ये कंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं, खास करके टेरर फंडिंग और जो दूसरा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में। पाकिस्तान 2008-9 में भी ग्रे लिस्ट में था, फिर 2012 से लेकर 2015 के बीच ग्रे लिस्ट में था और 2018 से लेकर 2021 के बीच लगातार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर आता है। वैसे में जो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्यों ना FATF को और इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि ये कोई एक्शन ले सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार टेरर
फंडिंग के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। और इसका एक मुख्य जो कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और संस्थाएं हैं जिसके अंदर लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद दाऊद इब्राहिम से संबंधित जो संगठन हैं वो कार्यरत हैं। हालांकि पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर इनके ऊपर कुछ एक्शंस लिए थे, लेकिन वो एक्शंस प्रभावी नहीं हैं। वहाँ पे जुडिशरी ने कुछ सेंटेंसिंग भी की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक सेफ हेवन मिला हुआ है उनको, और इसीलिए पाकिस्तान अभी भी FATF के ग्रे लिस्ट में है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, वो बहुत आवश्यक है कि आतंकवाद को रोकने के जो प्रयास हैं वो मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, बहुआयामी प्रयास होने चाहिए आतंकवाद को रोकने के, और उसमें टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एक हथियार साबित हो सकता है आतंकवाद से लड़ने के संदर्भ में। पाकिस्तान का लगातार FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में आना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस मामले को लेकर इतने सीरियस नहीं हैं, और लगातार जो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो फंडिंग के लिए सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो बहुत एश्योर्ड नहीं है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। थैंक यू।